हेलो गाइस, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ईडियम फ्रेज के सीरीज़ का लास्ट पार्ट आपके सामने लेकर आया हूं। तो आज आज जो है ये ईडियम फ्रेज का लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट के ख़त्म होने के बाद, इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद मैं आप सभी लोगों के लिए कोई नई टॉपिक लेकर आऊँगा। तो तब तक जो है आप इसे अच्छे से पढ़िए, इस सेशन को देखिए और इस सेशन को अच्छे से लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और नए टॉपिक का नोटिफिकेशन पाने के लिए और अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जिन दोस्तों ने जो कि नए हैं हमारे चैनल में, उन्होंने हमारे इस सीरीज़ का जो है प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है 1 से लेकर 49 पार्ट तक, तो उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला इडियम है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स होता है अ पर्सन और थिंग दैट इज़ यूज टू मेक एन एक्टिविटी अपीयर मोर इम्पॉर्टेंट और एट्रैक्टिव दैन इट इज़ रियली। अर्थात कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो अपनी एक्टिविटी या कार्यों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे जो कि हकीकत में वो इतना इम्पोर्टेंस ना रखता हो। अर्थात दिखावा ज़्यादा करना, असलियत से ज़्यादा दिखावा करना, या कह सकते हैं कि समस्या से मुकाबला करने का सिर्फ दिखावा करना। विंडो ड्रेसिंग, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल्स में या शोरूम वगैरह में जो एक विंडो होती है और उस विंडो में क्या होता है कि 100 पीस के लिए जो है आर्टिकल्स या कपड़े रखे जाते हैं। डमी होता है, उस डमी को एक जो है उस अट्रैक्टिव ड्रेस पहनाए जाते हैं। तो वो जो ड्रेस पहनाया जाता है डमी को, वो 100 पीस के लिए होता है जो विंडो में रखा जाता है। ठीक है ना। तो 100 पीस के लिए होता है, तो देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, भले ही रियल में उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। तो दिखावे के लिए जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े उसको पहना कर रखा जाता है डमी को। तो विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या होगा कि दिखावा करना। अगला है वाइप वंस नोज ऑफ। इसका मतलब होता है टू डिप्राइव ऑफ, अर्थात वंचित कर देना, किसी को किसी चीज़ से वंचित कर देना, या टू रोब यानी लूट पाट कर लेना या धोखा देकर लूट लेना। वाइप वंस नोज ऑफ अर्थात किसी की नाक साफ करना। यहाँ नाक का मतलब है संपत्ति से कह सकते हैं, संपत्ति से लगा सकते हैं, मतलब किसी की संपत्ति को एकदम से साफ कर देना। जिस तरह से किसी की नोज, नाक को हम साफ करते हैं, तो उसी तरह से किसी की संपत्ति को एकदम से साफ कर देना। इस तरह से आप रिलेट करके इसके मीनिंग को याद कर सकते हैं। अगला इडियम है विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब, जिसका मतलब होता है अ मेथड ऑफ सर्चिंग और इन्वेस्टिगेटिंग इन मिनट डिटेल्स। मिनट डिटेल्स मीन्स क्या होता है, मतलब छोटी से छोटी जानकारी, अर्थात किसी चीज़ का निरीक्षण इस तरह से करना कि उसकी छोटी से छोटी जानकारी को भी हासिल कर लेना, मतलब बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ का निरीक्षण करना या इन्वेस्टिगेशन करना। या दूसरा मीनिंग ये होगा कि अ वे ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज़ वेरी केयरफुल और थॉरो, अर्थात काम करने का ऐसा तरीका जो कि बहुत ही केयरफुल, ध्यान से, या थॉरो यानी बहुत ही बारीकी से कोई काम करना। एक एक चीज़ जो है ध्यान लगाकर कोई काम करना, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट्स पर एक एक चीज़ों पर ध्यान लगा करना कि कोई भी कमी उसमें ना रह जाए। बहुत ध्यान या सूक्ष्मता से कोई कार्य करना। विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब अर्थात ऐसी कंघी जिसकी जो टीथ है बहुत ही छोटी है, बहुत ही बारीक है। जुआ निकालने की जो कंघी होती है, जू निकालने की, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो टीथ होते हैं बहुत ही फाइन, अर्थात बहुत ही बारीक होती है और बहुत ही पास होती है, ताकि जो है इसको सर पे लगाते ही जू जो है इससे निकाले। तो विथ अ फाइन टूथ कॉम्ब, जो जू निकालने के लिए हम बहुत ही बारीक कंघी का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से किसी काम को बहुत ही बारीकी से करना। इस तरह से आप रेट कर सकते हैं इसकी मीनिंग को। तो चलिए देखते हैं अगला है विथ अ हैवी हैंड। इसका मतलब होता है एन एक्सेसिव अथॉरिटेरियन और ऑप्रेसिव वे और मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रशासन लगाना, बहुत ज़्यादा अधिकार जताना किसी चीज़ पर,
या उसको ऑप्रेस करना। ऑप्रेसिव मीन्स होगा कि दबाना उसको, किसी चीज़ को, मतलब इस तरह से अधिकार जताना कि बहुत कि अगले किसी व्यक्ति का अधिकार को आप दबा लें। मतलब बहुत जैसे कि हिंदी में लिखा है, अत्याचारपूर्ण या कठोर तरीके से किसी पर शासन करना। जैसे कि हम कह सकते हैं हिटलर, जैसे हिटलर है, हिटलर क्या करता था, ये बहुत ही अत्याचारपूर्ण, बहुत ही कठोर तरीके से लोगों पर शासन करता था, अर्थात बहुत ज़्यादा नियम कानून लगाना, कठोरता से नियम कानून का पालन कराना लोगों से। तो विथ अ हैवी हैंड मतलब बहुत ही कठोर हाथ लोगों के सर पर रखना। तो हैंड मतलब कि अपना साम्राज्य, मतलब अपने साम्राज्य को बहुत ही कड़ाई के साथ, मतलब अपने साम्राज्य मतलब पावर, मतलब अपने पावर का जो है बहुत ही कड़ाई के साथ लोगों पर हावी करना। हैवी हैंड का मतलब होता है, हैंड का जो है मतलब आप किसी के पावर से लगा सकते हैं, यानी किसी के सर पर हाथ होना। जब किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो मतलब क्या होता है कि उस पर हम छत्र छाया रखते हैं, तो मतलब ऐसी छत्र छाया रखना कि जो कि बहुत ही हैवी हो और वो अपने हाथ से किसी को भी दबा सकता है। इतना हैवी हैंड है कि अपने हाथ से किसी को भी दबा सकता है। अगला है विथ फ्लाइंग कलर्स। विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स होता है टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल या टू अचीव समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट या टू एक्सल। टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल अर्थात बहुत ज़्यादा जो है सफल होना, या टू अचीव समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट, या कोई ऐसी उपलब्धि हासिल करना जो कि बहुत ही कठिन है, या टू एक्सल मतलब श्रेष्ठ होना या श्रेष्ठ होना, या हम कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक ऊंचे दर्जे से। विथ फ्लाइंग कलर्स, तो यह इडियम जो है ये नौसेना एक्साइज से आया है, जो नेवी की जो एक्साइज होती है उससे आया है। तो नौसेना यानी नौसेना का जो युद्धाभ्यास होता है या जो युद्ध होता है उससे आया है ये। तो नौसेना के शब्दों में फ्लाइंग कलर्स का तात्पर्य है किसी रेजिमेंट द्वारा जो है युद्ध जीतने पर अपने झंडे को उड़ाते रहना या लहराना। मतलब कोई रेजिमेंट, जब नेवी की रेजिमेंट जब कोई युद्ध जीत जाती है तो अपने झंडे को फहराती है। तो फ्लाइंग कलर, तो यहाँ कलर का मतलब है झंडा, तो झंडा फहरा रही क्योंकि वो जीत गई, तो यहाँ झंडा जो है जीत का प्रतीक है। तो जब वो युद्ध जीत जाती है तो अपने जहाज़ पे अपने झंडे को फहराती है। तो विथ फ्लाइंग कलर्स अर्थात जो है इसका मतलब ये होगा कि जीत का पताका लहराना या सफलता पर ऊंचे दर्जे से या किसी चीज़ में सफल होना। अगला है विथ माइट एंड मेन। विथ माइट एंड मेन मीन्स होता है विथ एज मच एफर्ट और स्ट्रेंथ एज वन कैन मस्टर, अर्थात पूरी ताकत के साथ, इतना ताकत लगाना जितना कि वो लगा सकता है, पूरी शक्ति से, यानी कोई काम पूरे ताकत के साथ पूरे जोश के साथ करना। विथ माइट एंड मेन, माइट मीन्स होता है शक्ति या ताकत, मेन मीन्स प्रमुख होना, मतलब पूरी शक्ति से जो है प्रमुख भूमिका में होना। इस तरह से आप लीड कर सकते हैं इसकी मीनिंग को। अगला है विथ वन वॉइस अर्थात एक ही स्वर में। एक स्वर में क्या होता है, अर्थात सहमत होना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पर सहमत जब हम होते हैं तो हम कहते हैं कि एक ही आवाज़ में बोलना, है ना। तो या इसका मीनिंग ये भी होता है यूनानिमसली या इन टोटल एग्रीमेंट, अर्थात सर्वसम्मति से या सहमत होना, पूरी तरह से सहमत होना। अगला देखते हैं विथ अ स्टोन्स थ्रो। इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी होना, या वेरी क्लोज टू समथिंग, किसी के बहुत ही नज़दीक होना, वेरी नियर, किसी स्थान के एकदम नज़दीक स्थित होना। विथिन अ स्टोन्स थ्रो, इसको आप ऐसे याद करेंगे, इसको तो आप शब्दों से ही आसानी से इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। विथिन अ स्टोन्स थ्रो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसने स्टोन फेंका अपने हाथ से, इसने स्टोन फेंका, और स्टोन कहाँ जाएगा, ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं,
ये जाकर यहीं पास में गिरेगा और जहाँ भी गिरेगा उसको दिखाई देगा स्टोन के पास में गया है। तो इतनी दूरी पर कोई चीज़ स्थित होना कि जितनी दूरी पे स्टोन जाकर गिरा। तो स्टोन अगर कोई फेंकता है ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता। ऐसा तो नहीं कि हाँ कि उसने गन से इसको फायरिंग किया। अगर गन से कोई चीज़ फायरिंग करेंगे, गोली फायर करेंगे, ठीक है, तो बुलेट जो होती है बहुत दूर जाएगी। या किसी ने अगर मारा है एरो तो वो बहुत दूर जाएगी। लेकिन अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाता है, अतः वो पास में ही जाकर गिरेगा। तो इतना पास होना जितनी दूर हम किसी स्टोन को फेंक सकते हैं, अर्थात एकदम पास में होना कोई चीज़। अगला इडियम है विथिन अ विस्कर। विथिन अ विस्कर मीन्स होता है एक्सट्रीमली क्लोज और नियर टू डूइंग या अचीविंग और सफरिंग समथिंग। अर्थात किस एक्सट्रीमली क्लोज टू और नियर टू डूइंग या अचीविंग और सफरिंग समथिंग मतलब होगा कि किसी चीज़ को हासिल करने के एकदम करीब होना या कोई उपलब्धि पाने के एकदम नज़दीक होना, किसी काम को करने के बहुत नज़दीक होना, मतलब सफलता भी बस मिलने ही वाली है। विथिन अ विस्कर, तो विस्कर मीन्स होता है मूछ या गलमुछ, अर्थात मूछ के बाल के बराबर जो है अंतर से जो जीतने से बचे रहना। ठीक है, मान लीजिए फिनिश लाइन है ये और कोई रेसर है, ठीक है, फिनिश लाइन में एकदम पहुंचने वाला है, तो मूछ के बाल के अंतर के बराबर जो है अंतर से वो बचा हुआ है। अब बस थोड़ी दूर और से जाना है और वो जीत जाएगा, वो फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो फिनिश लाइन और उसके बीच जो है मूछ के बाल के बराबर का अंतर है, अर्थात वो सफलता बस पाने ही वाला है। अगला इडियम है वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग, अर्थात भेड़ के खाल में भेड़िया होना। इसका मतलब क्या होगा कि अ पर्सन और थिंग दैट अपीयर्स हार्मलेस बट इज़ एक्चुअली डेंजरस और बैड। मीनिंग ये होगा कि कोई व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो देखने में जो है खतरनाक ना लगे लेकिन हकीकत में बहुत ही खतरनाक हो, बहुत ही घातक हो, अर्थात मासूम दिखने वाला परंतु बुरा या खतरनाक व्यक्ति। तो इस इडियम के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आप सभी लोगों ने सुना भी होगा ये स्टोरी। कि स्टोरी ये है कि एक गरेडिया रहता है, शेफर्ड बॉय रहता है, उसके पास बहुत से जो है शिप होता है, तो शिप को चराने जाता है जंगलों में। तो तभी जो है एक भेड़िया आ जाता है। तो भेड़िया जो है उसके शिप को खाने की नीयत से जो है वो देखता रहता है। तो सोचता मैं कैसे खाऊँ, क्योंकि वहाँ शेफर्ड बॉय है। तो उसे कहीं से एक भेड़ की यानी शिप की खाल कहीं मिल जाती है। मरी हुई कोई शिप रहती है तो उसकी खाल पड़ी रहती है, तो उसके खाल को ओढ़ लेता है अपने शरीर पर और झुंड में घुस जाता है। और खाल को ओढ़ने से जो है वो भेड़िया जो है भेड़ के जैसे दिखता है, तो उसके झुंड में घुस जाता है। और जो है गड़ेरिया जो है भेड़ों के साथ जो है भेड़िए को भी अपने साथ ले जाता है और बाद में बाड़े में इसको बंद कर देता है। जब बाड़े में बंद कर देता है तो बाकी जो है वो जो भेड़ होता है बाकी भेड़ियों को जो है खाने की कोशिश करता है, एक दो खा भी लेता है। लेकिन उसी रात जो है क्या होता है उसकी जो आंटी रहती है, चाची रहती है शेफर्ड बॉय की, वो कहती चलो आज जो है डिनर में आज कोई मोटा ताज़ा शिप लेकर आओ। तो जब जाता है बाड़े में तो देखता है सबसे मोटा ताज़ा वही रहता है भेड़, क्योंकि वो भेड़ रहता है बहुत मोटा ताज़ा दिखता है, और उसको पकड़ के ले आता है, उसको मार देता है। और इस तरह से जो है अपनी चालाकी की वजह से खुद मारा जाता है भेड़िया। तो वो भेड़िया क्या होता है भेड़ की खाल में होता है, अर्थात तो बहुत ही खतरनाक है लेकिन देखने में बहुत ही मासूम दिख रहा था, क्योंकि देखने में वो लग रहा था कि भेड़ है, असलियत में वो क्या था भेड़िया था और दिखने में लग रहा था भेड़ है वो। अगला इडियम है वर्ड फॉर वर्ड। इसका मतलब होता है इन द एग्जैक्ट वर्ड्स या वर्बेटिम, अर्थात अक्षरशः क्या होता है कि जैसा कि लिखा हुआ है, जैसा कि डॉक्यूमेंट में लिखा या बताया गया है उसी तरह से कोई काम करना।
मतलब इन रिटर्न फॉर्म में, कोई चीज़ रिटर्न फॉर्म में जैसा लिखा है एग्जैक्ट उसी तरह से उसका फॉलो करना। अगला है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ मीन्स होता है थ्रू द वर्बल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात ऐसी जानकारी जो कि सिर्फ वर्बली शेयर की गई, अर्थात मुंह के द्वारा जो है लोगों को बांटी गई जानकारी, ऐसी जानकारी जो किसी रिटर्न फॉर्म में ना हो, बस ऐसे लोगों से बोल कर जो है बोलते बोलते ये लोगों के मुंह से एक जगह से दूसरी जगह वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाना, यानी कि लोगों से सुनकर। वर्ड ऑफ माउथ यानी ऐसा शब्द जो लिखा हुआ ना हो, जो सिर्फ मुंह से बनाया गया हो, मुंह से बना हुआ शब्द। मुंह से बना हुआ शब्द मतलब मुंह से निकली हुई जानकारी जो कि सब लोगों में शेयर हो गई। अगला है वर्थ योर सॉल्ट। वर्थ योर सॉल्ट मीन्स होता है डिजर्विंग रिस्पेक्ट या स्पेशली बिकॉज यू डू योर जॉब वेल, अर्थात कोई व्यक्ति अपने काम को बहुत अच्छे से करता है जिसके वजह से उसको बहुत ही सम्मान मिलता है, यानी कि बहुत ही सम्मानीय है क्योंकि वो अपने कामों के वजह से जाना जाता है। वर्थ योर सॉल्ट, वर्थ मतलब मूल्य होना, किसी चीज़ का मूल्य करना। वर्थ योर सॉल्ट यानी अपने नमक की कीमत समझना। तो यहाँ सॉल्ट का मतलब है इसके पीछे एक ओरिजिन है कि रोमन टाइम में क्या होता था कि जो सोल्जर होते थे तो उनको भत्ते के रूप में, सैलरी के रूप में नमक दिया जाता था, क्योंकि उस समय नमक बहुत ही कॉस्टली होता था, बहुत महंगे होते थे। तो वर्थ योर सॉल्ट यानी अपने नमक की कीमत पहचानो। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट ये सैलरी से, सॉल्ट से ही सैलरी बना है। सैलेरियम, ये लैटिन वर्ड सैलेरियम है, ठीक है। सैलेरियम ये लैटिन वर्ड सैलेरियम है, तो इसी सैलेरियम वर्ड से ये सैलरी वर्ड आया है, और इसी सैलरी, इसे सैल से सॉल्ट भी बना है। तो सॉल्ट, तो उस समय जो है सॉल्ट को सैलरी के रूप में दी जाती थी, यानी अपने सैलरी का सम्मान करो, यानी अपने काम का सम्मान करो। रैप वंस हेड अराउंड इट, इसका मतलब होता है टू कंप्रीहेंड समथिंग दैट वन कंसीडर्ड चैलेंजिंग। टू कंप्रीहेंड समथिंग दैट वन कंसीडर चैलेंजिंग, अर्थात किसी चीज़ का जो है मीनिंग निकाल लेना जिसके लिए किसी ने उसको चैलेंज किया हो, कंप्रीहेंड कर लेना किसी चीज़ का। या कन्फ्यूजिंग और अ फॉरेन कंसेप्ट, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, या कोई बाहरी चीज़ जो उसको समझ में ना आ रहा उसका अर्थ निकाल लेना, यानी कि किसी गूढ़ बात को समझने की कोशिश करना। गूढ़ मतलब जो समझ में ना आए, यानी छिपे हुए शब्दों का अर्थ निकाल लेना। तो रैप वंस हेड अराउंड इट मतलब अपने सर को उसके आसपास लपेट देना। तो सर को लपेटने का मतलब क्या होगा कि अपने दिमाग को लगाना, यानी अपने दिमाग को जो है उसी चीज़ पर एकदम लगा देना, एकदम दिमाग पर जोर लगाकर उसके मीनिंग को ढूंढ निकाल लेना। अगला है रैंकल ओवर एन एसेस शेडो, इसका मतलब होता है टू आर्ग्यू ओवर ट्राइबल मैटर्स, अर्थात तुच्छ। ट्राइबल मीन्स तुच्छ, या बहुत ही कम जो इम्पोर्टेंस रखता हो, यानी बहुत ही तुच्छ बात पर जो है झगड़ा करना, यानी कि महत्वहीन तथ्य पर विवाद करना। रैंकल ओवर एन एसेस शेडो, तो इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो यह ईडियम जो है ग्रीक लीजेंड यानी दंत कथा, जो दंत कथा होता है मतलब लोगों के मुंह से सुनी हुई कहानी, तो ये ग्रीक की लीजेंड या दंत कथा से आया है। तो इसमें जो है क्या होता है, एक यात्री जो है एक गधा किराए पर लेता है, और उसके बाद जो है उसकी जो है यानी उस यात्री की उस गधे के मालिक से झगड़ा हो जाता है। इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि मैं पहले बैठूंगा, मैं पहले बैठूंगा। तो इस बात को लेकर कि दोनों गधे की परछाई के ऊपर बैठना चाहते हैं, और झगड़ा इस बात की हुई गधे के ऊपर नहीं कि मैं जो गधे की जो परछाई दिख रही है उसके ऊपर बैठूंगा, क्योंकि गधे के ऊपर बहुत धूप था और परछाई जो है एकदम छाँवदार दिख रहा था।
तो कहेगा नहीं, मैं इस गधे की परछाई बैठूंगा, मैं गधे की परछाई बैठाऊंगा। यानी गधे की परछाई को लेकर झगड़ा हो रहा था। तो यहाँ गधे की परछाई मतलब क्या, वो महत्वहीन बात है भाई, ऐसा झगड़ा जिसका कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि परछाई तो जो है वो तो इमॉर्टल होता है, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता ही नहीं है, और उस बात के लिए जो है वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो रैंकल ओवर एन एसेस शैडो मतलब क्या होगा, महत्व तत्व भी बात करना। अगला है रिट लार्ज। रिट लार्ज मीन्स होता है ईजी टू सी और अंडरस्टैंड, अर्थात देखने में या समझने में बहुत ही सरल होना, या आसानी से कोई चीज़ समझ में आ जाना, दिखने या समझने में स्पष्ट होना। रिट लार्ज, तो ये रिट जो है ये राइट का थर्ड फॉर्म रिटन से आया है। राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल जो होता है रिटन, ठीक है, यहीं से आया है। तो यहीं से ये इतना हिस्सा ले लिया गया रिट। तो रिट लार्ज लार्ज मतलब बहुत ही बड़ा बड़ा लिखना, लार्ज कैरेक्टर यानी बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, जिससे कि स्पष्ट रूप से वो चीज़ें समझ में आ जाए, जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है। इस तरह से आप मीनिंग को रिलेट करते हैं। अगला इडियम है राइटिंग ऑन द वॉल। राइटिंग ऑन द वॉल मीन्स होता है अ प्रेजेंटिमेंट और प्रिडिक्शन ऑफ डिज़ास्टर, अर्थात किसी आपदा या किसी मुसीबत का जो है भविष्यवाणी करना, यानी कोई मुसीबत आने वाली है उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी कर देना, या निश्चित रूप से असफलता की ओर अग्रसर होना, या ये बता देना कि कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए ज्योतिषी के पास गया और उसने कह दिया बेटा तुम जो है असफल होने वाले अपनी ज़िंदगी में, या तुम्हारे साथ ये घटना या दुर्घटना घटने वाली है, प्रेडिक्ट कर देना, किसी मुसीबत को प्रेडिक्ट कर देना। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह इडियम जो है बाइबल से आया है। तो कहानी ये थी कि किंग बेल्साजार किंग बेल्साजार थे। तो किंग बेल्साजार द्वारा जब एक महान भोज का आयोजन किया जाता है, उस समय के राजा थे, बहुत ही फेमस राजा थे। तो जब वो महान भोज का आयोजन करते हैं तो एक हाथ प्रकट होता है, एक हाथ जो है अचानक प्रकट हो जाता है, जादुई हाथ, और वो हाथ जो दीवार पर कुछ लिख देती है और लिखने के बाद वो हाथ अदृश्य हो जाता है। तो राजा ने फिर अपने विचारक जो उनके थे डैनियल, तो उनको बुलाते हैं, ये देखो ये दीवार पे क्या लिखा हुआ है। तो जब डैनियल आता है तो लिखे हुए शब्दों का अर्थ जो समझाता है, वो कहता है कि महाराज इसमें ये लिखा हुआ है कि आपका अंत आने वाला है, आपका पतन होने वाला है, इसमें ऐसा लिखा है। और ठीक उसी रात को जो है किंग बेल्साजार को जो है डेरियस ऑफ पर्सिया का जो राजा डेरियस था वो आता है और उस पर हमला कर देता है, उसको मार देता है, और उसके बाद जो उसके पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है। तो उसकी की हुई भविष्यवाणी सही निकल जाती है। तो डैनियल की हुई भविष्यवाणी सही निकल गई। तो किसी की भविष्यवाणी करना कि उसके साथ बुरा होने वाला, इसका ये अर्थ होगा। अगला है रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, जिसका मतलब होता है टू मिसअंडरस्टैंड समथिंग, अर्थात किसी चीज़ को गलत समझ लेना या गलत समझ लेना, जैसे कि लिखा हुआ है रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक। मान लीजिए कोई वॉकिंग स्टिक है, ठीक है ना, ये वॉकिंग स्टिक ऐसी होती है, मान लीजिए कोई ओल्ड पर्सन है, वॉकिंग स्टिक को लेके चलता है वो, और वो गलती से इधर ना पकड़कर उसको नीचे साइड पकड़ लेता है। तो अगर उसको उल्टा पकड़ लेगा, वॉकिंग स्टिक को इस डायरेक्शन में पकड़ लेगा, ठीक है ना, तो उसको चलने में परेशानी होगी, क्योंकि वो उसने उसको उल्टा पकड़ लिया। तो रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, यानी उस स्टिक को उसने गलत तरीके से पकड़ लिया। उसी तरह से किसी को जो है गलत समझ लेना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना। अगला है रॉन्ग फूड। रॉन्ग फूड इसका मतलब होगा बिगिन समथिंग इनकरेक्टली, अर्थात किसी चीज़ की बुरी शुरुआत करना। रॉन्ग फूड का मतलब होगा किसी चीज़ पर अपने कदम रखना,
कदम रखना मतलब शुरुआत करना है ना। जनरली हम कहते हैं कि इस काम पे कदम मैं इस काम में कदम रखने जा रहा हूँ, मैं इस फील्ड में, मैं पॉलिटिशियन में कदम रखने जा रहा हूँ। तो कदम रखना मतलब कि किसी काम की शुरुआत करना। रॉन्ग फुट रखना मतलब होगा कि उस काम की जो है गलत शुरुआत होना। अगला है एक्स मार्क्स द स्पॉट। एक्स मार्क्स द स्पॉट मतलब होगा साइन और मार्क दैट इंडिकेट्स द स्पेसिफिक और एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ समथिंग। अर्थात कोई ऐसा निशान या मार्क जो किसी चीज़ का जो है एकदम सटीक लोकेशन बता दे कि वो चीज़ कहाँ है, उसे एकदम सही सही लोकेशन बताना, एकदम ठीक स्थान पर होने की जानकारी देना। एक्स मार्क्स द स्पॉट। तो इस इडियम के पीछे जो है यह तथ्य है कि जो पायरेट्स होते हैं यानी समुद्री लुटेरे जो होते हैं, वो लूटे हुए खजाने को जो है ज़मीन के नीचे छिपा कर रख देते थे और अपने मैप में क्रॉस का यानी एक्स का निशान लगा देते थे। तो जहाँ जहाँ एक्स का या क्रॉस का निशान लगाते थे तो ये याद रखने लगाते थे कि यहाँ यहाँ खजाना गड़ा हुआ है। तो अपने खजाने का एग्जैक्ट लोकेशन याद रखने के लिए वो एक्स का मार्क जो है अपने मैप पे लगाते थे। तो जैसा कि रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन द्वारा रचित उनकी एक रचना जो है जिनका नाम है ट्रेजर आइलैंड, ये बहुत ही फेमस जो है ये नॉवेल है ट्रेजर आइलैंड। तो इस ट्रेजर आइलैंड नॉवेल में उन्होंने जो है इस इडियम का इस्तेमाल किया था, रॉबर्ट लुइस स्टेवेंसन जी ने। कब किया था? 1883 में। 1883 में ये पब्लिश हुई थी ये नॉवेल। तो वहीं से ये उत्पत्ति हुई है इस इडियम की। अगला इडियम है योमेन सर्विस। योमेन सर्विस मीन्स होता है एक्सीलेंट सर्विस, अर्थात ऐसी सेवा देना जो कि एकदम सर्वश्रेष्ठ हो, या वेरी गुड, या हार्ड एंड वैल्यूएबल वर्क, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना, बहुत ही मूल्यवान काम करना है। दैट समवन डज स्पेशली टू सपोर्ट टू अ कॉज, अर्थात किसी को सपोर्ट करने के लिए या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बहुत ही कठिन काम करना, बहुत बड़ी सेवा या योगदान देना। ह्यूमन सर्विस क्या होता है? इस इडियम के पीछे लॉजिक ये है कि योमेन जो है एक किसान का एक वर्ग होता है जिसे हम बोलते हैं भूमिहीन किसान। मतलब ऐसा किसान जो लेबर यानी श्रमिक से जो ऊंचा होता है, उसका स्थान यानी श्रमिक वर्ग से ऊंची कैटेगरी का होता है, लेकिन जो भू मालिक जो लैंड ओनर्स है उससे नीचे होता है। उनके बीच यानी श्रमिक और लैंड ओनर्स के बीच का जो है एक वर्ग होता है जिसे बोलते हैं ह्यूमन्स। तो ये वर्ग जो है बहुत ही परिश्रमी होते थे और अपने कठोर परिश्रम की वजह से जाने जाते थे। तो ह्यूमन सर्विस मतलब हुआ कठिन परिश्रम करने वाला या बहुत बड़ी सेवा करना या सर्वश्रेष्ठ सेवा करना या योगदान देना। अगला है यंग तुर्क। यंग तुर्क मीन्स होता है रिवोल्यूशनरी एंड अनकंट्रोल पर्सन, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही विद्रोही हो और अनियंत्रित हो, इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो, या यह भी कह सकते हैं कि अप्रोग्रेसिव यानी विकासपूर्ण कोई व्यक्ति, या रिवोल्यूशनरी और रिविलियस यानी क्रांतिकारी मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी, अर्थात कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या किसी जो है राजनीतिक पार्टी का ऐसा नेता जो कि बहुत ही उग्र हो, बहुत ही प्रोग्रेसिव हो और जो है क्रांति ला दे, अपने पार्टी में क्रांति ला दे या विद्रोह कर दे, यानी कि विद्रोही एवं जिसे नियंत्रित करना एकदम मुश्किल हो। यंग तुर्क ये इडियम जो है मेडिवल हिस्ट्री से आया है। तो तुर्क जो है, तुर्क एक जाति है जो कि बहुत ही उग्र और बहुत ही आतंकी होते थे। तो यंग तुर्क मतलब होगा बहुत ही मतलब ये जाति जो है बहुत ही बलवान और बहुत ही जो है वीर होते थे और बहुत ही आतंकी होते थे, हर युद्ध को जीत लेते थे। तो यंग तुर्क मतलब होगा बहुत ही विद्रोही हो या नियंत्रण से बाहर होना। अगला है यू वेट। वेट मतलब होता है फॉर श्योर या मोस्ट सर्टेनली, यानी श्योर होना, किसी चीज़ का जो है निश्चितता होना, या मोस्ट सर्टेनली मतलब होना एकदम निश्चित है वो ये चीज़ होगा ही।
विदाउट एनी डाउट, या कोई डाउट ना होना, या टू एग्री कम्प्लीटली, पूरी तरह से किसी चीज़ पर सहमत होना, या कह सकते हैं कि निश्चित रूप से कोई चीज़ होना, घटित होना। यू बेट, बेट मतलब शर्त लगाना। यू यानी आपने शर्त लगा ली कि मैं ये काम करूँगा ही तो करूँगा ही, यानी किसी काम को करने के लिए शर्त लगा देना। शर्त कब लगाता है इंसान? जब वो उस काम को जो है करने के लिए ठान लेता है कि निश्चित ही मैं इस काम कर लूँगा, मैं शर्त लगाता हूँ। नेक्स्ट है जीरो आवर। जीरो आवर मीन्स होता है द टाइम एट विच समथिंग स्टार्ट्स, अर्थात ऐसा समय जब कोई चीज़ शुरू होता है, यानी कि किसी काम के शुरू होने का बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट। जीरो आर, जीरो से कोई समय जो शुरू होना, जीरो शुरू होना मतलब शुरुआत शुरू होना। और लास्ट बचा है जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस मीन्स क्या होता है? अ पॉलिसी ऑफ गिविंग द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट पॉसिबल टू एवरी पर्सन, अर्थात ऐसी नीति जो है बहुत जो है कड़ा दंड देता हो, टू एवरी पर्सन, हर व्यक्ति को कड़ा दंड दे, हु कमिट्स अ क्राइम और ब्रेक्स द रूल, यानी जो भी व्यक्ति जो है अपराध करता है या कानून को नहीं मानता या नियम कानून को तोड़ता है, तो कानून को तोड़ने वाला या अपराध करने वाले व्यक्ति को बहुत ही कड़ा दंड देना, ऐसा कोई नीति लाना। मतलब क्या है कि उसकी किसी भी गलती को अनदेखा नहीं कर सकते हैं, किसी गलत काम को अनदेखा नहीं करने की स्थिति। टॉलरेंस में क्या होता है? सहनशीलता, मतलब सहन करना। तो जीरो मतलब बिल्कुल, यानी किसी के द्वारा की हुई गलती को बिल्कुल ही सहन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उसने गलती की है तो उसको सजा अवश्य मिलेगी। ओके दोस्तों, आज का इडियम फ्रेज क्या है, पूरा सीरीज़ ही ख़त्म हो गया है। तो आप सभी लोगों का साथ की वजह से ये सीरीज़ जो है कंप्लीट हो पाया है, और मेरी कड़ी मेहनत की वजह से ये हो पाया है। इसी तरह से आप सभी लोग अपना साथ जो है हमारे साथ बनाए रखिएगा। तो इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए जो है नई नई टॉपिक लेकर आऊँगा, और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कराऊँगा। और आप लोग बस यही करिएगा कि मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ताकि सिलेक्शन आप लोगों का हो। और नेक्स्ट पार्ट का जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कंटिन्यूटी बनाए रखिए, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है अपने स्टडी को जारी रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।